एकदम बढ़िया बढ़िया। कुछ होमवर्क वगैरह दिया मैंने? पूरी क्रांति आए, याद करके आए क्या? बेटे बोल ही नहीं रहे। याद करके आए? पूछ ले बोले ही, अभी पता चल जाएगा। खड़ा। 9 अगस्त को क्या हुआ? कंफर्म किया? सर वो कंफर्म मेरी जेब में अल्लाह, अभी बता। मैंने तो कहा तू लिखा हुआ बता। वो तो सर किताब घर पे है। तो वो गलत है। देखो बहाना बना लिया इसने। नहीं सर वो है, मैंने किताब लेके आ, अभी जा। अभी तक जो गाँव में दूर है सर। बहाना बहुत तगड़ा है। बैठो बैठो, चलिए स्टार्ट करें। स्टार्ट करें। हाँ तो ध्यान रखना, बाका किधर फाड़ रहा है। हाँ चलो, स्टूडेंट कौन बताएगा जिसको पूरी क्रांति अब तक जो हमने पढ़ी है वो पूरी याद है? कौन बताएगा? कौन बताएगा? सबसे छोटी को पूछता है। खड़े हो, बताओ नसीराबाद विद्रोह कब हुआ? तारीख बता दो बस। नसीराबाद विद्रोह 28 मई। बहुत बढ़िया। विद्रोहकर्ता का नाम? विद्रोहकर्ता कौन था? या विद्रोह करने वाली बटालियन का नाम बता दो। 15वीं बंगाल बटालियन। क्या सही है? बैठो। गुरुदेव आज जनजाति आंदोलन शुरू कर। अरे रुक जा रे भाई, आंदोलन। हाँ, बॉयज में से कौन बताएगा? तू जाना पहचाना लग रहा है मुझे, मैंने तुझे कहीं देखा है। नहीं, क्या नाम है तेरा? कहाँ से? नागौर में? उटाटी। मेड़ता कुछ है तेरा? नहीं, मेड़ता में कुछ है? मेड़ता आता जाता रहता है, बस वही जा पाया मैंने तेरे को गई। हाँ आ गया, चल दिया। हाँ, और विद्रोह पूछूंगा तुझे मैं आज, और नहीं बताया तो आज 100% विद्रोह होगा। आजा, इसकी जगह खाली कर दो वरना उछाल देगा ये सब। हाँ चलो आप बताओ मुझे जल्दी से, बताओ नसीराबाद में विद्रोह करता कौन था? नसीराबाद, नसीराबाद में, नीमच नहीं पूछ रहा हूं। बख्तावर सिंह कौन सी बटालियन का था? 15वीं बंगाल बटालियन का। मुझे बताओ 15वीं बंगाल बटालियन का साथ किसने दिया था? ठीक है, आप मुझे बताओ लॉरेंस ने अजमेर की सुरक्षा हेतु किस राजा को पत्र लिखा था? जोधपुर के राजा कौन थे? तखत सिंह ने किसके नेतृत्व में सेना भेजी? बैठो, आगे कौन बताएगा? पालीवाल खड़ा हो। तू बता मुझे, 2 मेर जाति की टुकड़ियां बुलाई थी, कहां से बुलाई थी? ब्यावर से। बहुत बढ़िया। आप मुझे बताओ 15वीं बंगाल बटालियन के हथियार छीनकर कहां भेजा गया? नसीराबाद में पहले से ही कितनी बटालियन थी? 30वीं बटालियन। 15वीं बंगाल बटालियन के किसके नेतृत्व में विद्रोह किया गया? कब किया गया? जब इन्हें सूचना मिली थी कि एक टुकड़ी आ रही है। कौन सी? कहां से? बहुत बढ़िया। नसीराबाद विद्रोह में मारे गए अंग्रेज अधिकारी कौन थे? ठीक है। हार्ट अटैक किसको आया? बहुत बढ़िया। नीमच में विद्रोह कब हुआ? हाँ
बहुत बढ़िया। विद्रोह करता कितने जने, कौन कौन? बहुत बढ़िया। बट मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह। आगे कौन बताएगा? छोरिया बेटी, अब कोई इधर देख रही, कोई इधर देख रही, कोई नीचे देख रही है, पढ़ो मरो फिर। अब किसको पूछे, थोबड़े से भी तो ये। हाँ बता, तू खड़ी हो। हाँ खड़ी हो। हाँ तू ही। हाँ तू बता, नीमच वर्तमान में कहाँ है? एमपी में, ठीक है। इसका नियंत्रण कौन करता था? पॉलिटिकल एजेंट कौन था? लॉरेंस, पॉलिटिकल एजेंट। आपने तो हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए। कौन बताएगा? क्या बात है, वापस गर्ल्स हाथ खड़ा करना। मैंने तो सोचा आ ही नहीं रहा इनको तो। मेजर सावर्स, आप मुझे बताओ, मेजर सावर्स ने नीमच की सुरक्षा का जिम्मा किसे सौंपा, जिसने वफादारी की कसम दिलाई थी? कर्नल एबॉट। कर्नल एबॉट ने वफादारी की शपथ दिलाई। बैठो। वफादारी की शपथ का विरोध किसने किया था? कौन बताएगा? मोहम्मद अली बेग। मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह के नेतृत्व में विद्रोह कब किया गया? ठीक है। यहां से कितने अंग्रेज अधिकारी भागे थे? 40। भागकर कहां पहुंचे? शरण किसने दी? बोलो। नीमच विद्रोह की सूचना सावर्स को किसने दी? कैप्टन। बहुत बढ़िया। फिर मेजर सावर्स ने सैनिक सहायता मांगी मेवाड़ के किस राजा से? फिर सावर्स रवाना हुआ कौन से मच की तरफ? फिर 40 अंग्रेज अधिकारियों को डुंगला गांव से कहां भेजा गया? बोलो। अरे पिछोला झील में नहीं, मेवाड़ भेजा गया। कि पिछोला झील में भेजा गया? कहां भेजा गया? किस राजा के पास? और स्वरूप सिंह ने शरण दी पिछोला झील के। हाँ तुम तो सीधा ही भेज रहे हो कि पिछोला झील में भेजा। कोई जल समाधि दिलवाओगे उनकी? चलो बहुत बढ़िया, तुम्हें याद है, अच्छी बात है। लास्ट पॉइंट बताओ जल्दी से, कल कहां तक पढ़ा था? अरे आवाज मत करो रे। बीकानेर। अच्छा राजा लिख रहे थे ना हम। बीकानेर के राजा सरदार सिंह लिख लिया और सरदार सिंह के पॉइंट लिख लिए। सरदार सिंह एकमात्र राजा जो अपनी सेना लेकर अंग्रेजों की सहायता हेतु राजस्थान से, अंग्रेजों ने खुश होकर इनको कितने गांव दिए? बहुत बढ़िया, 41 गांव दिए। ये लिख लिया था। ओके, ये लगभग लिस्ट बन गई आपके क्रांति के समय मदद करने वाले राजाओं की। ओके, अब टेबल बनाएंगे हम समयानुसार विद्रोह की। लिखो जल्दी से। कहां हुआ था विद्रोह? आवाज नहीं, लिख लो जल्दी से। भरतपुर विद्रोह। नीमच विद्रोह। पांच जून कौन सा विद्रोह? देवली विद्रोह। 14 जून कौन सा विद्रोह?
टोंक शहर विद्रोह, उसके बाद 11 जुलाई कौन सा? अलवर विद्रोह, फिर 21 अगस्त कौन सा विद्रोह? एरिनपुरा विद्रोह, उसके बाद 23 अगस्त कौन सा? जोधपुर लीजन बटालियन विद्रोह, इक्कीस 23, उसके बाद 2 युद्धों का भी मेंशन कर दोगे। 8 सितंबर 1857 कौन सा? बिथोड़ा का युद्ध। 18 सितंबर 1857 चेलावास का युद्ध। और उसके बाद आ जाएगा आपका एक विद्रोह, रुको यहां पे लिखोगे, 9 अगस्त 1857 कहाँ का? जेल विद्रोह। और सबसे लास्ट 15 अक्टूबर 1857 कोटा विद्रोह। धौलपुर विद्रोह को हम इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि उसकी विद्रोह की तारीखें कितनी है? 2, इसलिए हम कोटा तक ही एंड कर देंगे। लिख लो जल्दी से। जल्दी से लिखो स्टूडेंट। लिख दिया स्टूडेंट? लिख लिया सभी ने? ओके, अब सुनो स्टूडेंट, 1857 की क्रांति से रिलेटेड कुछ व्यक्तित्व है जिसमें अमरचंद बाठिया है। अमरचंद बाठिया को हम पढ़ेंगे। तो अमरचंद बाठिया के समय क्या हुआ क्या नहीं हुआ पहले वो जानेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? लिख लिया सभी ने? लिखो लिखो जल्दी लिखो, काफी स्टूडेंट लिख रहे हैं। लिख लिया? चलिए अब सुनिए, पहले अमरचंद बाठिया के बारे में सुन लो और समझ लो अच्छे से।
अमरचंद बाठिया की बात करते हैं तो सबसे पहले ये जानते कि अमरचंद बाठिया थे कहाँ के और क्या किया इन्होंने। अमरचंद बाठिया के जन्म की बात करें तो वो हमारे राजस्थान के बीकानेर रियासत के थे। कौन सी रियासत के? हाँ जी, बीकानेर रियासत के। पर इनका जो व्यापार चलता था, क्या चलता था? व्यापार जो चलता था वो व्यापार ग्वालियर में चलता था। कहाँ चलता था? और व्यापार जो था इनके कपड़ों का व्यापार था। किसका? हाँ, कपड़ों का व्यापार था। और ग्वालियर के मेन बाजार के जो भी व्यापारी हुआ करते थे, जो सेठ हुआ करते थे, वो सेठ खुद कहते थे कि हम तो सिर्फ छोटे मोटे सेठ हैं, हमारे पूरे नगर का सेठ कितना है, और वो है अमरचंद। तो अमरचंद बाठिया को एक उपनाम से जाना जाता था, नगर श्री सेठ। किसके नाम से? बोलो। अब सेठ किसको कहा जाता है? जिसके पास, और नगर के अंदर सबसे जो सेठ हुआ करते थे वो भी सिर्फ सेठ मानते थे किसको? अमरचंद को। इसका मतलब अमरचंद जी के पास खूब सारा धन था। अब सुनो, बिल्कुल इनका व्यापार बहुत अच्छा चलता था, तो इनके पास पैसों की 1% भी कमी नहीं थी। अब सुनो और समझो अच्छे से। आपने इंडियन हिस्ट्री में कभी पढ़ाई होगा, खूब लड़ी मर्दानी वो तो लक्ष्मीबाई के बारे में पढ़ा। तो मैंने आपको एक रूल्स बताया लॉर्ड डलहौजी का, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सेस, गोद निषेध। गोद निषेध नीति के तहत लॉर्ड डलहौजी ने हड़प लिया था झांसी। क्या हड़प लिया? और झांसी जब ईस्ट इंडिया कंपनी का अंग बन गया तो उसकी रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से संघर्ष किया, और झांसी चले जाने के कारण बाद में लक्ष्मीबाई की आर्थिक स्थिति काफी बिगड़ गई इस वजह से। और जब ये बात पता चली टोपे को नहीं, अमरचंद, तो अमरचंद बाठिया ने आर्थिक सहायता की किसकी? और सिर्फ लक्ष्मीबाई की ही नहीं, तांतिया, टोपे और नाना साहब की भी आर्थिक सहायता की किसने? अब ये बात पता चल गई अंग्रेजों को। किनको? तब अंग्रेजों ने, याद रखिएगा स्टूडेंट, ये अमरचंद बाठिया को पकड़ा, और ग्वालियर के बीच बाजार में एक पेड़ था, उस पेड़ के नीचे बताओ क्या दे दी? बोलो। और राजस्थान में 1857 की क्रांति की पहली फांसी जो दी गई वो अमरचंद बाठिया को दी गई। इसलिए अमरचंद बाठिया को राजस्थान का मंगल पांडे भी कहा जाता है, क्योंकि मंगल पांडे को भारत में 1857 के क्रांति की क्या दी गई थी? तो तुलना के रूप में इन्हें कहा गया राजस्थान का मंगल। अब सुनो, क्रांति के दौरान इन्होंने क्रांतिकारियों की आर्थिक मदद की, इसलिए इन्हें 1857 की क्रांति का भामाशाह भी कहा गया। क्या कहा गया? बोलो। भामाशाह कहा गया। तो बताओ कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ अमरचंद बाठिया? अब आप में से मुझे कौन बताएगा कि अमरचंद बाठिया को फांसी कब दी गई? जोर से बोल। 1857? 58। बैठो, बहुत बढ़िया। 22 जून 1858 को फांसी दी गई किसे? अमरचंद बाठिया को। और ये राजस्थान में क्रांति की पहली फांसी मिली किसको? अमरचंद बाठिया को। अब लिखो जल्दी से बोर्ड पर, मैं लिख रहा हूं, आप भी साथ में लिखो। अमरचंद बाठिया जन्म कौन सी रियासत में हुआ? बीकानेर में। व्यापार इनका कहाँ चलता था? नरवर, जिसको वर्तमान में कहा जाता है ग्वालियर। कोष्टक में आगे लिख दोगे कि व्यापार किसका था? फिर सीधे पॉइंट,
उपनाम, उपनाम में लिखोगे एक नगर सेठ ऑब्लिक करके राजस्थान का मंगल पांडे, ऑब्लिक करके 1857 की क्रांति का क्या कहा गया, भामाशाह। ओके, उसके बाद लिखोगे स्टार और नोट लगाकर इन्होंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई व नाना साहब की आर्थिक सहायता की, आर्थिक सहायता की। इस कारण अंग्रेजों ने 22 जून 1858 को फांसी दी, फांसी दी। यह क्रांति की पहली फांसी थी। कोष्टक में लिखोगे राजस्थान में, लिख लो जल्दी से। सर टॉपिक पढ़ने के बाद क्वेश्चन सॉल्व किए तो इस टाइप के क्वेश्चंस का आंसर समझ में नहीं आया। अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की है, क्या उन्हें अवध पर अधिकार नहीं किया? हाँ, तो यही तो बात मैंने सिंपल शब्दों में बताई। अच्छे से जाकर देखो नीमच विद्रोह, नीमच विद्रोह में याद कीजिए कर्नल एबॉट जिसने वफादारी की क्या दिलाई, तब कर्नल एबॉट को जवाब दिया था मोहम्मद अली। कहा कि क्या अंग्रेज खुद वफादार है, क्या अंग्रेज खुद अपनी बात पर टिके रहते हैं, क्या अंग्रेजों ने अवध पर अधिकार नहीं किया? हमें इतनी बात याद रखनी नहीं, हमें इतना ही ध्यान रखना है कि कर्नल एबॉट ने विरोध किया। कर्नल एबॉट की शपथ का विरोध किया किसने? बस वो मोहम्मद अली बेग ने जो बातें बताई वो लिखी हुई है। भारतीय हाँ, उपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भारतीय अपनी शपथ का अनुपालन न करेंगे। 1857 की क्रांति के संदर्भ में ये किसने कहा? मोहम्मद अली बेग ने। ओके, ध्यान रखें इस बात को। चलो ये लिख लिया अमरचंद भाटिया। अब बताओ तात्या टोपे भी पढ़ना है या नहीं पढ़ना है? पढ़ना है। अच्छा, पक्की बात है क्या सिलेबस में? अरे मैं पूछ रहा हूँ सिलेबस में है क्या? राजस्थान में आया इसलिए है। ठीक है, तुम भी क्या याद करोगे? तात्या टोपे को पढ़ लेता है। पहले सुनो अच्छे से स्टूडेंट, तात्या टोपे जो था इनका वास्तविक नाम तात्या टोपे नहीं था। क्या नाम था? रामचंद्र पांडुरंग था। क्या नाम था?
इनका जन्म जो हुआ येवला गांव महाराष्ट्र में हुआ। कौन सा गांव? हाँ, येवला, नेवला नहीं कि नेवला, येवला, येवला गांव महाराष्ट्र में हुआ। अब सुनो, इनका नाम तात्या टोपे कैसे पड़ा वो जानते हैं स्टूडेंट। देखो एक बात बता देता हूं, तुम किसी और के लिए हीरो हो या नहीं हो, माता पिता के लिए ऑलवेज हीरो रहोगे। चाहे तुम कैसे भी हो, कैसे भी हो, माता पिता के लिए ऑलवेज तुम क्या रहोगे? हीरो। तो बिल्कुल स्टूडेंट, इनके पिताजी जो थे कौन थे? पांडुरंग। पांडुरंग भट्ट जो थे, इनके पुत्र हुआ तो उसका नाम रखा रामचंद्र पांडुरंग। अब रामचंद्र पांडुरंग रखा, रामचंद्र धीरे 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 क्या हुआ? बड़ा हुआ। तो एक्चुअली हुआ क्या, उनके सिर में थोड़े बाल कम थे। थोड़े क्या, ज्यादा कम थे। थोड़े तो थोड़े ही होते हैं, बाल बहुत कम थे, बहुत ही कम थे। अब आपको भी पता है जिसके सिर में बाल कम होते हैं उसे क्या कहता है? टाटिया। क्या कहता है? तो गली के अंदर रामचंद्र, देखो नाम कितना फूट रहा रामचंद्र, पर उनको कोई रामचंद्र कहता ही नहीं था, टाटिया टाटिया कहते थे। बिल्कुल सुनते रहो। और इसी टाटिया को मराठी भाषा में तातिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाँ, तो उनको सब तातिया तातिया कहते थे और सबसे ज्यादा चिढ़ाते थे इनके भाई ही, तातिया। तो अब स्टूडेंट, दूसरे बच्चे जो रामचंद्र को चिढ़ाते थे तो ये रामचंद्र के पिताजी को बात अच्छी नहीं लगती। तो एक बार पांडुरंग जी जब बाजार गए तो बाजार से लेकर आ गए टोपा। क्या लेकर आ गए? कि हाँ, मेरे छोरे को कोई चिढ़ाए नहीं, तो उसे पहना दिया क्या? अब भले ही टोपा पहनाओ, राजस्थान में एक बात तो तय है कि जिसका नाम छप जाता है उसे उसी नाम से जाना। अब स्टूडेंट, उसने टोपा पहन लिया तो सब कह रहे थे टोपे वाला, टोपे वाला। कौन सा? तो पिछले वाले पूछते कौन सा टोपे वाला, कि वो तातिया टोपे वाला। इनका परमानेंटली नाम पड़ गया तातिया टोपे। क्या नाम पड़ गया? और सबसे पहले तातिया टोपे जो नाम दिया इनके भाई ने ही दिया। तो इनका परमानेंटली नाम क्या पड़ा बताओ? तात्या टोपे ने भारत की क्रांति, तुम जब भी पढ़ोगे तो तात्या टोपे एक बहुत बड़े योद्धा थे, क्रांतिकारी थे, जिन्होंने सबसे पहले झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया, उसके बाद कानपुर के नाना साहब का साथ दिया। और जब उधर इन सब का दमन हो गया, क्या हो गया? दमन हो गया। तब स्टूडेंट याद रखना, दमन होने के बाद तात्या टोपे के पीछे अंग्रेज पड़े तो तात्या टोपे आ गए हमारे कौन से थान की तरफ? राजस्थान की तरफ। अब पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है हमें। सवाल पूछे तात्या टोपे राजस्थान में कितनी बार आया? बोलो। 2 बार आया। प्रथम बार जो आए वो मांडलगढ़ से होकर आए थे। कौन से गढ़ से? और 9 अगस्त 1858 को एक युद्ध हुआ, कुवाड़ा का युद्ध। कौन सा युद्ध? और ये युद्ध हुआ जनरल रॉबर्ट्स से। किससे? और उस युद्ध में हार हुई किसकी? तात्या टोपे की। तात्या टोपे वहां से हारकर फिर पहुंचे वो मेवाड़। कहां पहुंचे? बोलो। मेवाड़ पहुंचे और मेवाड़ में गए नाथ द्वारा। कहां गए? नाथ द्वारा के अंदर एक पुजारी मिला जिसका नाम था तिलकायत गिरधारी जी। क्या नाम था? बोलो। तिलकायत गिरधारी। अब उस पुजारी तिलकायत तात्या टोपे को लेकर गया और नाथ द्वारा में मंदिर है श्रीनाथ जी का। किसका? श्रीनाथ जी के क्या करवाए? दर्शन। उसके बाद तात्या पहुंचा कोठारिया। कहां पहुंचा? कोठारिया के रावत थे जोध सिंह। कौन थे? जिन्होंने रसद सामग्री दी किसको? तात्या टोपे को। इसके बाद तात्या टोपे टोंक शहर की तरफ भी गए। किधर? अब जब टोंक शहर की तरफ गए तो वजीरुद्दौला का एक सेनानायक था मोहम्मद नासिर खां। बोलो। क्या नाम बोला? बोलो। जिसने साथ दिया तात्या
और तात्या टोपे जब टोंक पहुंचा तो टोंक की आम जनता में महिलाओं और बच्चों ने भी साथ दिया किसका? और यही पॉइंट बताओ मैंने टोंक शहर में लिखाया कि नहीं लिखाया, इस बात को याद रखें। फिर तात्या टोपे और घूमता रहा, फिर पहुंचा झालावाड़। कहां पहुंचा? कहां पहुंचा? झालावाड़ के राजा थे पृथ्वी सिंह। कौन थे? पृथ्वी सिंह को दे धमाधम ठोका और झालावाड़ पर कुछ समय के लिए क्या किया? शासन। पर जब अंग्रेज झालावाड़ की तरफ आए तब ये राजस्थान से वापस भाग नहीं गए, चले गए कि भाग गए, राजस्थान से चले गए। 3 दिसंबर 1858 वापस रुख किया किस तरफ और कौन से जिले से? बांसवाड़ा से। कौन से वाड़ा से? और 11 दिसंबर को बांसवाड़ा के राजा लक्ष्मण सिंह की धुलाई निकाली और कुछ समय तक शासन किया कौन से वाड़ा में? बोलो। फिर ये स्टूडेंट घूमते रहे, राजस्थान की हर रियासत में गए, सिर्फ एक रियासत को छोड़कर। कौन सी? मेर। बोलो। इसी तात्या टोपे के 600 सैनिक, कितने सैनिक अंग्रेजों ने पकड़ लिए। किसने? तब तात्या टोपे से प्रभावित थे हमारे राजस्थान के एक राजा जो थे बीकानेर के सरदार सिंह। कौन थे? अब देखो 600 सैनिक क्रांतिकारी जो थे तात्या टोपे के 600 सैनिक थे, उनको किसने पकड़ा? तो अब बताओ, अंग्रेज तो इन 600 सैनिकों को जेल खाने में बंद करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि उनके लिए तो दुश्मन थे। पर जब ये बात सरदार सिंह को पता चली तो सरदार सिंह खुद प्रभावित था। किससे? तात्या। तो सरदार सिंह ने अंग्रेजों को पत्र लिखा, कहा मैंने आपका हर समय साथ दिया है, आपको भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी। तात्या टोपे के जो 600 सैनिक आपने गिरफ्तार किए हैं उनको क्या करो? रिहा करो। क्या करो? तो बिल्कुल याद रखोगे, तात्या टोपे के 600 सैनिकों को रिहा करवाया बीकानेर के किस राजा ने? बोलो। अंततः स्टूडेंट एक मान सिंह नरूका था। कौन था? हाँ, उन्होंने गद्दारी की किसके साथ? और तात्या टोपे को नरवर के जंगलों से क्या करवा दिया? गिरफ्तार करवा दिया, पकड़वा दिया। कब पकड़ा रे? कब पकड़ा गया? अंग्रेजों ने तात्या टोपे को कब पकड़ा? कब फांसी की सजा सुनाई और कब फांसी की सजा दी गई? तीनों तारीखें याद रखोगे या एक ही याद रखोगे? बोलो मरो। अच्छा, कर तो लोगे याद? मरो एक ही याद रखो, वरना तीनों में कंफ्यूज होगे। फांसी कब दी गई, वरना मैं तो तीनों बता दूं। 7 अप्रैल। कितनी अप्रैल? 7 अप्रैल को तात्या टोपे को वही नरवर के जंगलों से पकड़ लिया। 8 अप्रैल को न्यायाधीश बाग ने तात्या टोपे को फांसी की सजा सुनाई और 18 अप्रैल को क्या दे दी गई? बोलो, क्या दे दी गई? बस ये थे कौन? तात्या टोपे। तो देखो वापस शॉर्ट फॉर्म में बताता हूँ। तात्या टोपे, जन्म येवड़ा गांव में, बचपन का नाम रामचंद्र पांडुरंग। ओके, उसके बाद सीधा पॉइंट, राजस्थान में कितनी बार आए? प्रथम बार मांडलगढ़ से, दूसरी बार बांसवाड़ा से। पहली बार आए तब कुवाड़ा का युद्ध, श्रीनाथ जी के दर्शन, टोंक पर अधिकार और झालावाड़ के राजा पृथ्वी सिंह की धुलाई। ये शॉर्ट फॉर्म में याद करना। फिर दूसरी बार में याद रखोगे, बांसवाड़ा से प्रवेश, लक्ष्मण सिंह को पराजित, सरदार सिंह ने 600 सैनिक क्या करवाए? जैसलमेर रियासत को छोड़कर हर रियासत में गए और मान सिंह नरूका ने गद्दारी करके इनको पकड़वा दिया। बोलो, समझ में आया नहीं आया? सीधे पॉइंट माइंड में रिमेंबर करना है और सीधा पॉइंट टू पॉइंट याद करना है। लिख ले जल्दी से, हेडिंग डालो तात्या टोपे। तात्या टोपे, तात्या टोपे। लिखो पहला ही पॉइंट, वास्तविक नाम। वास्तविक नाम
और वास्तविक नाम में लिखो रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग लिख लिया। जन्म जन्म येवला गांव, येवला, येवला गांव कोष्टक में लिखो महाराष्ट्र। जन्म येवला गांव महाराष्ट्र। लिख लिया? अरे लिख लिया ना? ओके, नेक्स्ट पॉइंट में लिखो तात्या टोपे राजस्थान में, तात्या टोपे राजस्थान में 2 बार आए। तात्या टोपे राजस्थान में 2 बार आए। तात्या टोपे राजस्थान में 2 बार आए। प्रथम बार, प्रथम बार कौन से गढ़ से? बिल्कुल लिख दो, प्रथम बार में आगे लिख दो मांडलगढ़। लिख दिया? अब इस प्रथम बार में ही, प्रथम बार में जो आए क्या क्या हुआ वो पॉइंट लिखो। सीधा लिखो कुवाड़ा का युद्ध। कुवाड़ा का युद्ध 9 अगस्त 1858। तात्या टोपे वर्सेस जनरल रॉबर्ट्स। परिणाम में लिखोगे किसकी विजय हुई? हाँ, लिख लिया? लिख लिया कुवाड़ा का युद्ध। अगले पॉइंट में लिखो तात्या टोपे ने, तात्या टोपे ने पुजारी, बोर्ड पर लिखा हुआ है पुजारी तिलकायत गिरधर जी, पुजारी तिलकायत गिरधर जी के सहयोग से किसके दर्शन किए? श्रीनाथ जी के, श्रीनाथ जी के दर्शन किए। श्रीनाथ जी के दर्शन किए। लिख लिया? अगले पॉइंट में लिखो तात्या टोपे जब, हाँ 1 मिनट रुको, मेवाड़ के पूरे ही पॉइंट लिख लो। लिखो तात्या टोपे की सहायता, तात्या टोपे की सहायता, तात्या टोपे की सहायता कोठारिया के रावत, कोठारिया के रावत कौन से सिंह? जोध सिंह ने की। कोठारिया के रावत जोध सिंह ने की। लिख लिया? ओके, नेक्स्ट पॉइंट में लिखो कोठारिया के रावत जोध सिंह ने की। अब लिखो अगले पॉइंट में तात्या टोपे जब टोंक पहुंचे, तात्या टोपे जब टोंक पहुंचे तब टोंक के नवाब वजीरुद्दौला के सेनानायक, तब टोंक के नवाब वजीरुद्दौला के सेनानायक मोहम्मद नासिर खां ने
मोहम्मद नासिर खां ने तात्या टोपे का साथ दिया। मोहम्मद नासिर खां, बोर्ड पर लिखा हुआ है, मोहम्मद नासिर खां ने तात्या टोपे का साथ दिया। लिख लिया। अब बताओ झालावाड़ के कौन से सिंह को पराजित किया? तो लिखो स्टार और नोट लगाकर। तात्या टोपे ने झालावाड़ के झालावाड़ के पृथ्वी सिंह को पराजित किया। लिख लिया। ये हो गया प्रथम प्रवेश के दौरान की घटनाएं। अब हेडिंग डालो दूसरा प्रवेश। देखो दूसरा प्रवेश अगर सही बात बताऊं ना तो दूसरा प्रवेश इनका मेवाड़ से हुआ था। कहां से? पर इनका संघर्ष होगा लक्ष्मण सिंह के साथ, इसलिए दूसरा सही मान्य प्रवेश माना गया। कहां से? तो लिखो दूसरा प्रवेश, और दूसरे प्रवेश में लिखो बांसवाड़ा। दूसरा प्रवेश और दूसरा प्रवेश के आगे लिखो बांसवाड़ा से। लिख लिया। अब इसी में आगे लिखो तात्या टोपे ने 11 दिसंबर 1858 को तात्या टोपे ने 11 दिसंबर 1858 को बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह को तात्या टोपे ने 11 दिसंबर 1858 को बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह को क्या किया? पराजित किया। लिख लिया। अब लिखो तात्या टोपे जैसलमेर रियासत को छोड़कर राजस्थान की हर रियासत में गए। जैसलमेर रियासत को छोड़कर राजस्थान की हर रियासत में गए। लिख लिया। ओके, नेक्स्ट अगले पॉइंट में लिखो स्टूडेंट। अब बताओ बीकानेर के सरदार सिंह कितने सैनिकों को रिहा करवाएंगे? तो लिखो बीकानेर के सरदार सिंह ने तात्या टोपे के 600 सैनिकों को तात्या टोपे के 600 सैनिकों को अंग्रेजों से रिहा करवाया। 600 सैनिकों को क्या करवाया? रिहा करवाया। लिख लिया। अब बताओ गद्दारी करेगा कौन? मान सिंह। और नरवर के जंगलों से गिरफ्तार करवाएगा किसको? तात्या टोपे को। और फिर तात्या टोपे को क्या दे दी जाएगी? तो लिखो मान सिंह नरूका ने गद्दारी की तथा तात्या टोपे को मान सिंह नरूका ने गद्दारी की तथा तात्या टोपे को ग्वालियर के जंगलों से
ग्वालियर के जंगलों से। कितनी तारीख? 7 अप्रैल। अरे नरवर प्राचीन नाम और वर्तमान में ग्वालियर, मर जाएगा। लिखो जल्दी से। 7 अप्रैल 1859 को, वापस लैंग्वेज बोलना, क्या लिखा है मैंने? मानसिंह नरूका ने गद्दारी की तथा तात्या टोपे को ग्वालियर के जंगलों से 7 अप्रैल 1859 को गिरफ्तार करवाया। गिरफ्तार करवाया। लिखो 8 अप्रैल को, 8 अप्रैल को न्यायाधीश बाग ने, पूरी बात बता रहा हूं देख लेना, 8 अप्रैल को न्यायाधीश बाग, गाई वाला, घड़ी वाला मत कर देना, न्यायाधीश बाग ने किसकी सजा सुनाई? फांसी की सजा सुनाई। लिख लिया? 8 अप्रैल को न्यायाधीश बाग ने फांसी की सजा सुनाई। लिखो 18 अप्रैल 1859 को, 18 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को क्या दे दी गई? फांसी दे दी गई। कहां दी रे? बोलो। अच्छा, ग्वालियर में। ग्वालियर में पकड़ा तो ग्वालियर में ही। लिखो शिवपुरी में। कौन सा पुरी? शिवपुरी में। 18 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को शिवपुरी में क्या दे दी गई? फांसी दे दी गई। ये हो गई स्टूडेंट आपकी ए से लेकर जेड फॉर जेब्रा तक 1857 की क्रांति। समझ में आया कि नहीं आया? अब सुनो, अगर मुझे 1857 की क्रांति सिर्फ पढ़ानी ही होती, सिर्फ 1857 की क्रांति, तो मैं तुम्हें सिर्फ प्रमुख विद्रोह पढ़ाकर कह देता कि बस तुम्हारे क्या हो गई? क्रांति। सही एक नहीं है? मैंने तुम्हारे क्रांति प्रारंभ की कहां से? सहायक संधि से। कहां से? और कंप्लीटली पूरे व्यक्तित्व तक हमने कंप्लीटली पूरी की है। समझ में आया कि नहीं आया? तो अपनी कॉपी में देखो क्रांति के कितने पेज भरे गए। देखो 2-3 पेज भरे। अरे आराम से गिन के बैठ जाओ, मुझे पता है, लिखा है मैंने ही है। अब सुनो, सिंगल पेज काउंट करें तो कम से कम 8 या 9 पेज। सही है ना? और दोनों तरफ से काउंट करें तो 16 से 18 एवरेजेज। अब इतने तो पेज सारा हमने फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर एग्जाम के दौरान भी नहीं भरे। और उस टाइम तो हमारा कंसेप्ट एक ही चलता था, जितने पेज भरेंगे उतने नंबर मिलेंगे। और हम पेज भर के आते थे, नो डाउट 30-30। और सवाल अगर पूछता कि बाबर ने खानवा का युद्ध क्यों लड़ा, अब हमें उत्तर नहीं आता तो भी कितने पेज भर के आते। और एग्जामिनर अगर पॉइंट नोटिस करता उन 4 पेज में, तो बाबर 200 बार लिखा हुआ मिल जाता, और एक क्यों की और एक इसलिए, ये 2 शब्द 200 से 400 बार मिल जाते हैं। और टोटल शब्द 1000। अब 1000 में से 800 शब्द तो ये 3 ही हो गए। हर लाइन में लिखते, पहले लिखते बाबर ने खानवा का युद्ध इसलिए लड़ा क्योंकि वो इसे जीतना चाहता था। क्योंकि इसलिए, क्योंकि इसलिए। अब सुनो, वो तो हमारा एक एग्जाम था एक क्लास से दूसरी क्लास में पहुंचने का। ये एग्जाम कोई फॉर्मेलिटी का एग्जाम, ये एग्जाम तुम्हारे
इम्तिहान यानी लाइफ का एग्जाम है। यहां पर क्यों की इसलिए कंसेप्ट चलने वाला। अब बताओ, हमने 16 से 18 पेज भरे हैं, क्या कहीं पर भी क्यों की इसलिए लगाया? हाँ, तो कंसेप्टली पढ़ो स्टूडेंट। कंटेंट हमारे पास इतना पावरफुल होना चाहिए कि सारा हम एग्जामिनर को चैलेंज कर सकते कि औकात बता तेरी, तो सवाल कहाँ से बनाएगा। पर वो फीलिंग कब आएगी? जब हमारे पास उस लेवल का क्या होगा, कंटेंट। वरना एग्जामिनर को हम कह ही नहीं सकते कि भाई तेरी औकात क्या है। और एग्जामिनर कहेगा अच्छा मेरी औकात देखेगा, बता भीमाजी चारण को किसने शरण दी। अब हमारे हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। सही एक नहीं है। भीमाजी चारण भी गंगापुर के एक क्रांतिकारी थे। जब उनके पीछे अंग्रेज पड़े तो उन्हें शरण दी थी कोठारिया के रावत जोध सिंह ने। किसने? पर अब देखो वो कंटेंट हमारे पास होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? एक बात कान खोल के सुन लेना, चाहे राजवीर हो, चाहे कोई भी टीचर हो, चाहे राजवीर हो, चाहे राजेश पालीवाल हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी टीचर आपको किसने पढ़ा दिया अभी आपको? ज्योग्राफा हो गया, किसने करवाया? हाँ, और क्या हुआ? साइंस हो गई, किसने पढ़ाई? अच्छा, सॉरी शक्तिमान, है ना। और मैथ हो गई, किसने करवाई? किशोर सर ने। चलो आगे बढ़ो। हाँ, जो भी आगे बढ़ो। साइका, अच्छा बाजिया सर, बड़े मस्त है। नेक्स्ट, हिंदी तो हो जाएगी तुम्हारी, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। देखो कभी भी ये नहीं कहना हिंदी हो गई, सिलेक्शन नहीं हुआ तो हिंदी पूरी होगी। हिंदी किसने करवाई? हाँ ठीक है, और बोलो। पोलेटा, कुलसा, हाँ जो भी ठीक है। अब सुनो, मुझे नाम काफी पता चल गया। अब उदाहरण सुनो जो मैं बताना चाहता हूँ। इस प्लेटफॉर्म पर कोई भी टीचर आएंगे, चाहे राजवीर हो, चाहे कुलदीप सर हो, चाहे सुनील सर हो, चाहे भागीरथ सर हो, चाहे कोई भी सर हो, हर टीचर अपना 100% एफर्ट देगा। अब मैं दूसरे टीचरों की किसी का भी नाम नहीं लूंगा, मैं अपना कहूंगा। मैं जैसे हिस्ट्री पढ़ाता हूं तो मैं तुम्हें गोली दूंगा, स्पष्ट बता रहा हूं। और ये टीचर कोई भी टीचर नहीं कहेगा, मैं तुम्हें कहूंगा कि ये कंटेंट टॉप लेवल का है, सुनना। पर इसको तय कौन करोगे? आप। किस प्रकार कि राजवीर ने वास्तव में कंटेंट लिखाया है या गोली दी है? कैसे? सुनना, यही तो बात है। हम टीचर जो पढ़ाते हैं, टीचर पर आंख बंद करके क्या कर लेते हैं? नहीं करना है, क्योंकि विश्वास जिस पर किया जाता है वहीं से हमेशा चोट लगती है। इस बात को सुन लेना। अब सुनो, टीचर के दिए हुए कंटेंट का एनालिसिस कैसे करें वो अच्छे से सुन लेना। हर टीचर यही कहेगा टॉप लेवल का है, और आपका सवाल एक भी बाहर नहीं जाएगा। अब सुनो, आपको क्या करना है? उसके लिए मार्केट जाना है, स्टेशनरी की दुकान पर जाना है, तुम्हें जो अच्छी लगे। जैसे मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूंगा, मैं किसी बुक का नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि बुक का नाम बताऊंगा तो ये हो जाएगा कि अच्छा ये बात है, सही एक नहीं है। आपको हिस्ट्री की जो अच्छी लगे ऑब्जेक्टिव टाइप बुक लेकर आओ। कौन सी? ऑब्जेक्टिव टाइप। अब ऑब्जेक्टिव टाइप बुक लेकर आ गए। अब पहले जो टीचर कह रहा है कंटेंट टॉप लेवल का है, आप पहले क्या करो? जैसे मैंने 1857 की क्या पढ़ाई तुम्हें, तो पहले आप क्या पढ़ो? कंटेंट पढ़ो सर का। मेरा 1857 की क्रांति पढ़ लिया आपने, उसके बाद रजिस्टर को बंद करो और वो ऑब्जेक्टिव टाइप बुक लाओ, और उस ऑब्जेक्टिव टाइप बुक के अंदर 1857 की क्रांति के क्या निकालो? क्वेश्चंस। अगर उस बुक में सपोज करो 50 क्वेश्चंस दे रखे, किसके? क्रांति के, और टीचर के नोट्स में से 40 या 35 प्लस राइट हो, तो समझ लेना टीचर के कंटेंट में दम है।
कितने 40 या 35 प्लस हो तो, और 40 प्लस राइट हो जाए तो समझ लेना टॉप से भी टॉप लेवल का कंटेंट है। और 25 भी राइट नहीं हो तो समझ लेना टीचर ने, हाँ मैं स्पष्ट कहूंगा स्टूडेंट, ये विश्लेषण कौन करेंगे? स्टूडेंट्स। वरना हर टीचर कोई भी ये नहीं कहेगा कि मैं कंटेंट कम लिखा रहा हूँ या फलाना ढीम का, सही है कि नहीं है। इसलिए स्टूडेंट ये विश्लेषण तुम करना जानो। इससे क्या होगा? पारदर्शिता होगी, तुम्हें पढ़ना भी आएगा, टॉपिक पढ़कर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस निकालना, और फिर तुम्हें वास्तविकता पता चलेगी टीचर की। किसकी? क्या हाँ उन्होंने कंटेंट किस हद तक लिखा है। ये होती है एक टीचर की वास्तविकता और गुणवत्ता को जानने का तरीका और विधि। समझ में आया कि नहीं आया? और ये मैं कह रहा हूं, और मैंने कोई बुक्स का नाम नहीं बताया, जो फूटरी लगे वो लिख कर आओ, और हर टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव टाइप क्या निकालो? क्वेश्चंस। अब सुनो, जैसे सपोज करो आपने 1857 की क्रांति का मेरा कंटेंट दिया हुआ आपने पढ़ा, और फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस किए, तो 50 में से सपोज करो 45 राइट हो गए। कितने? तो अब ऐसे ईगो नहीं लाना कि वाओ 45 राइट हो गए, टॉपिक मेरा क्लियर। नो, 5 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो सर के कंटेंट में, तो उन 5 क्वेश्चंसों को 1857 की क्रांति के साथ क्या करना है? अब बताओ, धीरे धीरे तुम्हारा कंटेंट और बढ़ता जाएगा। समझ में आया ना? फिर एक बुक्स पूरी हो जाए, मार्केट जाओ, दूसरी बुक्स लेकर आओ, उसमें आपको 3 क्वेश्चंस और मिलेंगे जो कंटेंट में नहीं है। अब बताओ, उन 3 को और ऐड करोगे तो कंटेंट धीरे धीरे बढ़ता जाएगा कि नहीं जाएगा? वरना स्टूडेंट में चाहकर भी तुम्हें क्रांति जो जीती है पूरी लिखा नहीं सकता। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? इस बात को हमेशा ध्यान रखें, और हर टीचर का इस प्रकार विश्लेषणात्मक अध्ययन करे, ताकि आपको टीचर की गुणवत्ता ऑटोमेटिकली पता चल जाए। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोलो, कंप्लीट ना? तो एक टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। एक स्टूडेंट बोल रहा है कि सर डूंगर जी और जवाहर जी, क्या आर्ट एंड कल्चर में नहीं लिखा है क्या? लिखा दिया, ऑरली समझा देता हूं मैं, है ना? तो डूंगर जी और जवाहर जी की बात करें तो याद रखना स्टूडेंट, डूंगर जी जवाहर जी जो थे ये 1857 की क्रांति के पहले, मतलब 1857 में नहीं, 1857 से पहले 1846 से लेकर 57 के बीच में ये क्रांतिकारी थे। क्या थे? दोनों के रिश्ते की बात करें तो ये काका भतीजा थे, और हमारे राजस्थान के इतिहास में चाचा भतीजे की जोड़ी नंबर हर जगह। और तुम्हें भी कहूंगा छोरो, काका से रिश्ते अच्छे रखना। काका से रिश्ते अच्छे रखोगे तो पितर बनने से तुम्हें बचाएगा तो सिर्फ चाचा ही बचाएगा, वरना फूफा, क्या बोला? और मौसा। देखो मौसो जी जब भी घर पे आएंगे ना तो तुम्हें सांत्वना देंगे कि टेंशन मत ले, थारे लड़की देखियोड़ी है, बस तू तो कहीं कर पढ़ाई, और मन ही मन में कहेंगे मैं पागल हूं जो तेरे लड़की देखूंगा। ऐसी ऐसी गोलियां देंगे फूफा। देखो उनका नाम भी इसी प्रकार का है, फूफा। फंक्शन में कभी भी आएंगे तो वो पूरे फंक्शन में फूफा ही करेंगे। बड़े बड़े फंक्शन को बिगाड़ने का पूरा श्रेय जाता है तो फूफा को ही जाता है, और उसके बाद श्रेय जाता है तो अच्छा हुआ सांप पीछे लगा, अगर आगे लग जाता तो समोसा। समझ में आया कि नहीं आया? तो छोरो, फूफा पर भरोसा नहीं रखे, काका पर भरोसा रखे। काका ही तुम्हारा जुगाड़ कराएगा, सॉरी जुगाड़ नहीं, पट्टा बनवाएगा। जुगाड़ वाला काम रखना ही नहीं है। अभी जुगाड़ से तुम्हें पता हो तो ऐसा ही बने थे, इसलिए जुगाड़ नहीं। और चाचा ही पितर निकल गए तो फिर तुम्हारी किस्मत ही खराब,
फिर चाचा और भतीजे का पितर रूपी मंदिर साथ में ही बनेगा, सही है ना। तो सुनो, डूंगर जी और जवाहर जी काका भतीजे थे, क्या थे? ये दोनों रहने वाले थे बटोट पाटोदा गांव सीकर के, समझ में आया कि नहीं आया? और ये क्या करते थे स्टूडेंट, धन को लूटते और गरीब और असहाय व्यक्तियों में, और इसी प्रकार एक बार लूटा नसीराबाद छावनी को, और नसीराबाद छावनी को लूटकर पुष्कर झील के किनारे जो गरीब व्यक्ति बैठे थे उनके अंदर धन को बांट दिया। अब सुनो, ये क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम देते थे, अंग्रेज इनसे बड़ा परेशान हो गए। एक बार पकड़ लिया डूंगर जी को, किसको? और डूंगर जी को पकड़कर डाल दिया आगरा की जेल में। कहा? अब जवाहर जी जो इनके भतीजे थे, इन्होंने कर्णिया भील और लोठिया जाट की सहायता से वापस रिहा करवाया। बोलो किसको? बोलो। हाँ जी, बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अब सुनो और समझो नेक्स्ट आगे। अब डूंगर जी को रिहा करवा दिया। अब डूंगर जी और जवाहर जी वापस क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम देने लगे। तब अंग्रेज इनके पीछे हद से भी ज्यादा पड़ गए, खतरा बढ़ा। तब डूंगर जी ने जोधपुर के राजा कौन, तखत सिंह के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया और ये शर्त रखी कि मुझे अंग्रेजों को सौंपा नहीं जाएगा, मुझे अगर जेल में रखा जाएगा तो जोधपुर की जेल में ही रखा जाएगा। बिल्कुल जोधपुर की जेल में ही रखा। और आत्मसमर्पण जो किया किसके सामने किया? तखत सिंह। तो वही जस्ट लाइक शरण दे दी तखत सिंह ने। और दूसरे हुए कौन? जवाहर सिंह। जवाहर सिंह ने को शरण दी बीकानेर के राजा, बोलो जो शुद्ध गलत है, रतन सिंह ने। कौन से सिंह ने? हाँ ध्यान रखे, मैंने क्या कहा? क्रांति के पहले की घटना है, क्रांति के समय की नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? तो छोटी सी सावधानी हटी, ध्यान रखें। ओके, तो ये हो गया आपके डूंगर जी जवाहर जी। क्रांति से संबंधित बुक कौन बताएगा? केडी बुक? मर जाएगा वो, इंडियन हिस्ट्री में पढ़ोगे मरोगे। राजस्थान में कोई भी बुक नहीं है, समझ में आया कि नहीं आया? राजस्थान में सिर्फ क्रांतिकारियों के मत और क्रांतिकारी पढ़ोगे आप, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ एक बुक है, और वो बुक नहीं है, वो सिर्फ एक गीत है और एक रचना है जो लिखा था बांकी दास ने। किसने? और बांकी दास थे जोधपुर के राजा मान सिंह के दरबारी विद्वान, और उन्हीं बांकी दास ने 1857 की क्रांति के दौरान क्रांतिकारियों में जोश उत्पन्न करने के लिए एक गीत लिखा, एक रचना की, जिसका नाम था आयो अंग्रेज मुल्क रे माए। कहाँ आया? हाँ, तो ये चीजें बहुत हाई लेवल की है। क्या है ये चीजें? मैं अगर थर्ड ग्रेड में लिखा दूंगा तो फिर RS में क्या लिखाऊंगा? इसलिए तुम्हें अगर टॉप लेवल का लिखना है तो पहले थर्ड ग्रेड बनो। क्या बनो? और फिर कौन से बैच में आओ? हाँ बेटे, सोच रहे हैं कि पूरा का पूरा यहीं टिका दो। समझ में आया कि नहीं आया? अरे समझ में आया ना? हाँ, तो कुछ चीजें हिडन भी होनी चाहिए, वरना मैंने तुम्हें पूरा लिखा दिया तो कल तुम कॉन्फिडेंस के साथ कहोगे अब तो मजा आ गया, थर्ड ग्रेड नहीं RS। समझ में आया? हाँ, कुछ ऐसे पॉइंट है जो आप बिल्कुल लिख लेना। और ऐसे तो है नहीं कि तुम सिर्फ तुम्हारा वर्चस्व थर्ड ग्रेड तक ही है, तुम्हारे फ्रेंड काफी है जो RS के बेच में भी पढ़ते हैं, तो पूरी बात मुझसे क्यों बुला रहे हो? उसको कह दो कि हिस्ट्री का रजिस्टर देना, जो पॉइंट बाकी है उनको छाप लेना। समझ में आया कि नहीं आया? हालांकि कोई भी आपको लेने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या कहा? मॉडर्न आपको टॉप लेवल की पढ़ाऊंगा, क्योंकि सवाल जो बनेंगे वो किससे बनेंगे? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? एक पेज छोड़ो, पूरा का पूरा एक पेज छोड़ दो, ताकि आप जब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करो ना तो कोई भी ऐसा सवाल मिले जो आपके कंटेंट में लिखा हुआ नहीं है, उस खाली पेज में क्या कर लेना है? ऐड।
छोड़ दिया? हेडिंग डालो किसान आंदोलन। नोप, चुपचाप आगे बढ़, दुष्टी कहीं का। कौन सा आंदोलन? हाँ बेटे, पिछले वाले बेच में पड़े हुए हैं और ये देख रहे हैं कि पिछले वाले बेच में क्या लिखा है और यहाँ क्या छोड़ा। बेटा, पिछले वाले बेच में तुम्हारे बेच में ही एंट्री हुई थी, इसलिए तुम्हें टॉप लेवल का लिखाया है, इसलिए चुपचाप बैठा रहे। हाँ चुप। चलो स्टूडेंट, अब बोर्ड पर देखो, हेडिंग डाल दो किसान आंदोलन और बोर्ड पर देखो। स्टूडेंट एक बात बताओ, आपके सामने क्वेश्चंस है, राजस्थान का पहला किसान आंदोलन कौन सा है? बोलो। बिजोलिया किसान कौन सा है? बिजोलिया, अरे बोलो, जो शुद्ध गलत है। अरे बोलो मत, मैंने क्या कहा? बोलना बिल्कुल भी नहीं है। और जो जितना बोलता है उसको कम याद होता है, और जो एकदम चुप बैठा रहता है और अधिक से अधिक बातें सुनता है उसको सबसे ज्यादा याद होता है। क्योंकि टीचर ने बोला, आपने बोलकर वापस रिपीट कर दिया, तो आपके माइंड में क्या रहा? इसलिए सुनो बस। और मैं तुम्हें बुलाकर गलती यहां क्यों करा रहा हूं कि गलती यहां कर लेना, ठोकर यहां खा लेना, एग्जाम में ठोकर मत खाना। क्योंकि एग्जाम में अगर ठोकर खाई तो 7 साल तक दर्द होगा। कितने? क्योंकि वैसे ही वैकेंसी 5 साल में एक बार आती है और उसको कंप्लीट और ज्वाइनिंग लेने में 4 से 5 साल तो लग ही जाते हैं, तो दर्द कितने साल का हुआ? 5 से 7 साल का। इसलिए सुनो बिल्कुल स्टूडेंट, आंदोलन का नाम आते ही हमारे माइंड में सीधा आता है बिजोलिया किसान आंदोलन। क्यों आता है? क्योंकि बिजोलिया किसान आंदोलन जो है वो सबसे प्रसिद्ध आंदोलन है हमारे राजस्थान का। पर ध्यान रखना, राजस्थान का पहला किसान आंदोलन बिजोलिया नहीं था। राजस्थान का पहला किसान आंदोलन जो था वो था, याद रखिएगा, मेवाड़ का जाट किसान आंदोलन। समझ में आया कि नहीं आया? तो पहले बोर्ड पर देखो और अच्छे से समझो। राजस्थान का सिंपल क्वेश्चंस पूछे, राजस्थान का पहला किसान आंदोलन, तब आप कहोगे पहला किसान आंदोलन, तब आप कहोगे मेवाड़ का जाट किसान आंदोलन। अब सुनो, ये जाट किसान आंदोलन कब हुआ? जून 1880 में। मेवाड़ में कहाँ हुआ? मात्र कुंडिया। कौन सा कुंडिया? जो ठिकाना कौन से ठिकाना में था? रासमी ठिकाना, तोड़ ही तोड़, हाँ चित्तौड़ में। ये जो आंदोलन हुआ ये राजस्थान का क्या कहलाया? पहला किसान आंदोलन। अब सुनो, एग्जामिनर ने लैंग्वेज चेंज कर दी और वापस पूछा, राजस्थान का पहला संगठित व अहिंसात्मक आंदोलन। तब हमारा पूरा उत्तर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? चेंज हो जाएगा और यहां पर उत्तर हो जाएगा बिजोलिया किसान आंदोलन। क्योंकि अब इस पॉइंट के अंदर एग्जामिनर ने एक टर्म्स और कंडीशन डाल दी है और ये आंदोलन हुआ 1897 से 1941। कितने वर्षों तक? 44 वर्षों तक। टर्म्स और कंडीशन क्या डाली? संगठित व अहिंसात्मक आंदोलन।
वो था, बोलो कौन सा? हाँ बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? लिखो जल्दी से ये दोनों पॉइंट, और फिर बिजोलिया को अच्छे से पढ़ेंगे। सर नोट्स नहीं मिलेंगे क्या? किस चीज के नोट्स? अभी रखा, अभी पक्का? अच्छा मंगा रहा है, मंगा। हिस्ट्री? तो फिर ये मैं क्या नोट्स नहीं लिखा रहा हूं तो क्या लिखा रहा हूं? आज कितनी तारीख है रे? 13 तारीख। अप्रूव्ड बाय द डिपार्टमेंट, योर यूनिक आईडी इज फलाना फलाना फलाना, लॉग इन credentials has been sent to the registered email ID GST. फोड़ो, ठीक रे फोड़ो, दहेज में नए मिलेंगे, पर पानी की बोतलें कोई नहीं देगा। हाँ जल्दी से लिखो स्टूडेंट। लिख लिया स्टूडेंट? अरे लिख लिया ना? हाँ हेडिंग डाल दो अब वापस, बिजोलिया किसान आंदोलन। सर ये ठिकाना कौन सा है? ये राशमी ठिकाना। चलिए अब सभी स्टूडेंट अच्छे से ध्यान रखें, मौसम बदल रहा है। एक तो सुबह और शाम को सोते समय दादागिरी बिल्कुल भी नहीं करें कि सर्दी चली गई है, अभी भी थोड़ी थोड़ी सर्दी का प्रकोप है। ऐसे नहीं कि सुबह बाजीराव बन के घूमो, क्योंकि बदलता हुआ मौसम हर बार चपेट में लेता है, इस बात को ध्यान रखें। और गर्मियों की सीजन के अंदर आपके पास कुछ हो या नहीं हो, लिक्विड होना बहुत जरूरी है। और लिक्विड का मतलब भी पानी। हाँ हाँ, ऐसे नहीं कि सर ने कहा लिक्विड होना जरूरी है, मतलब पानी।
और हर 5 मिनट 10 मिनट बाद बिल्कुल ब्रेक के दौरान पानी जरूर पिए। और पानी की थोड़ी की भी कमी हो गई ना तो बस गर्मी में जयराम जी की हो जाएगी, 3rd ग्रेड की तैयारी कोई और ही करेगा। ध्यान रखें इस बात को। चलो, अब ऐसे नहीं कि सर ने कहा पानी पीना तो हर 5 मिनट बाद सर पटा रहा है यार भाई। हाँ, मतलब पानी पीने का मतलब इसका मतलब ये भी नहीं कि हद से भी ज्यादा पानी पिए। देखो अब अच्छे से एक बार बोल दो क्या, जय माता जी की। अब सुनो अच्छे से, अब समझना है, पहले बोल रहा हूं। अब आंदोलन स्टार्ट हो रहा है और आप चाहते हो कि जिस प्रकार क्रांति के प्रमुख विद्रोह याद किए हैं उसी प्रकार आंदोलन भी यहीं पर याद करने चाहते हो तो अच्छे से देखो बोर्ड पर। पहले तो सुनो, हम पढ़ रहे हैं कौन सा लिया। अब बिजोलिया किसान आंदोलन अपनी कॉपी में देखो, मैंने इसका सन क्या लिखाया, 1897 से 1900। पहले बताओ हमारा देश आजाद कब हुआ? 1900। और देश आजाद होने के बाद ही तो जिले और राज्य बने, सही है कि नहीं है? तो सुनो, आप जो भी आंदोलन पढ़ रहे हो उससे कुछ खुद सवाल पूछोगे। जैसे यहां पर जगह आ रही है कौन सी? अब बिजोलिया देश की आजादी के पहले भी थी और आज भी, तो सवाल कितने बन गए? 2 सवाल पहले ही पूछ लो बिजोलिया से कि तू वर्तमान में कहां है और पहले किस रियासत का ठिकाना था। क्योंकि पहले जिले नहीं थे देश की आजादी के पहले थी रियासतें। तो सीधा पूछ लो कि वर्तमान में कहां और पहले किस रियासत का क्षेत्र था। कितने पॉइंट हो गए? तीसरा पॉइंट देखो, यहां पर नाम आ रहा है क्या? तो उस जगह का जो आंदोलन हुआ उससे तीसरा सवाल करो कि इस आंदोलन में सर्वाधिक कौन सी जाति के किसान थे। समझ में आया कि नहीं आया? चौथा पॉइंट, आंदोलन जब हुआ तब वहां का राव यानी ठाकुर कौन था? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ये 4 से 5 पॉइंट हर आंदोलन को पढ़ो तो पहले ही पूछ लो। अब देखो, यही पॉइंट कवरअप करते हैं हम किसके? बिजोलिया के। तो पहला ही पॉइंट देखो, पहले पॉइंट में हम लेते हैं इसका, बताओ क्या लिखा मैंने? इसका प्राचीन नाम था विजयावली, दूसरा विंध्यावली और तीसरा नाम कौन सा? माल। हाँ जी। उसके बाद लिखेंगे हम, बताओ क्या लिखा? वर्तमान में ये कौन से वाड़ा? बहुत खूब। अब लिखेंगे पहले ये कौन सी रियासत का? मेवाड़ रियासत का, बताओ क्या था? ठिकाना था। ओके। अगला पॉइंट, किसान कौन सी जाति के थे? तो आप लिखोगे धाकड़ जाति के किसान। कौन सी जाति के? धाकड़ जाति के किसान। अब सुनो अगला पॉइंट, मैं लिख रहा हूं संस्थापक। और संस्थापक किसका? बिजोलिया का। और बिजोलिया का संस्थापक था अशोक परमार। कौन था? और एक पॉइंट और, आंदोलन प्रारंभ हुआ तब यहां का राव कौन था? बताओ कौन था? कृष्णदास या कृष्ण सिंह। अब सुनो, ये पॉइंट आपको सामान्य जानकारी के रूप में अच्छे से याद होने चाहिए। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? कोई भी आंदोलन पढ़ो 4 से 5 पॉइंट पूछ लो। अब सुनो, यहां पर मैंने एक पॉइंट लिखा है संस्थापक। कौन है?
अब इसका बिजोलिया का एक ऐतिहासिक मत भी जुड़ गया कि अशोक परमार ने खानवा के युद्ध में साथ दिया था राणा सांगा का, और राणा सांगा अशोक परमार के कार्यों से बड़े खुश हुए और खुश होकर अशोक परमार को ऊपर माल की यानी बिजोलिया की क्या दी, क्या दी, जागीर दी। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए अशोक परमार कहलाए बिजोलिया के संस्थापक। अब सुनो एक सवाल, बिजोलिया में राव किस वंश का था? ए ऑप्शंस राठौड़, बी ऑप्शंस गोहिल, सी ऑप्शंस परमार, डी ऑप्शंस गुजर प्रतिहार। बताओ, बोलो। परमार। कौन सा? और ये तुम्हें अगर बात पता हो सिर्फ इतनी सी कि अशोक परमार को बिजोलिया उपहार में दिया किसने? सांगा ने। तो परमार अशोक परमार के वंशज शासन कहाँ करेंगे? तो बताओ राव जो बनेंगे वो कौन से वंश के होंगे? ये सवाल टॉप लेवल के एग्जाम में पूछा हुआ है, टॉप लेवल के कॉलेज लेक्चरर जैसे टॉप लेवल में, और गलत ठोक कर आए। क्यों? क्योंकि उन्होंने सामान्य जानकारी को अच्छे से पढ़ा ही नहीं। अगर उन्हें ये पॉइंट बेसिक पता होते तो वो सवाल गलत करते ही नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? लिखो जल्दी से ये। लिख लिया स्टूडेंट? लिखो जल्दी से। चलो लिख लिया सभी ने? अब सुनो और समझो, ये सिर्फ सामान्य जानकारी पड़ी है, सिर्फ किसकी? बिजोलिया की। किसकी? अब सुनो और समझो, ऐतिहासिक मत बताओ लिखाऊं या नहीं, या ओरली याद हो जाएगा? मतलब ये कि भाई राणा सांगा ने, ये हम राणा सांगा पढ़ेंगे तब भी वहां पढ़ेंगे, और आप कहो तो अभी भी लिख लेंगे।
मत ये है कि भाई राणा सांगा के खानवा के युद्ध में भाग लिया किसने? अशोक परमार ने, और राणा सांगा ने खुश होकर अशोक परमार को जगनेर की क्या दी? बताओ, लिखाने की जरूरत है या ओरली याद हो जाएगा? याद हो जाएगा ना? अब सुनो और समझो नेक्स्ट पॉइंट। स्टूडेंट, आंदोलन के कारण क्या बने? क्या आंदोलन के कारण क्या बने? किस वजह से आंदोलन हुआ? समझना चाहोगे? चाहोगे ना? बोर्ड पर देखो, अच्छे से देखो और समझो। स्टूडेंट, बिजोलिया में एक राव थे। क्या थे? अच्छे से सुनना और समझना। किसका बोला? रुक जाओ, मैं पहचान लूंगा अभी। छोरे तो बेटे दांत निकाल रहे, छोरों का तो नहीं था। हाँ, अभी रुक जाओ। तेरा बोला ठीक रहा? हाँ, सुन लो, तुम महागद्दार हो सभी, तुम गद्दारी करोगे, पर हमारे शरीर के का एक पार्ट से जो हमेशा सच्चाई बोलता है, आंखें। आंखें हमेशा बयां कर देती है कि मैं गद्दार हूं। आपने जो काम किया आप बोलोगे, कहोगे, मुंह से कहोगे कि नहीं मैंने ये काम नहीं किया, पर आंखों में वो डर होगा तुम्हारे, जिससे पता चल जाएगा। आंखें हमेशा सच्चाई बयां करती है, इसलिए सावधान रहे, सतर्क रहे और अपना ठीकरा शांत रखे। अब सुनो और बोर्ड पर देखो, समझो अच्छे से। ठिकाना कौन सा है? बिजोलिया के राव थे स्टूडेंट केशव दास। कौन थे? बोलो कौन थे? केशव दास जब राव थे कहां के? तब बिजोलिया पर आक्रमण हुआ। जल्दी से बताओ किनका? अरे बोलो। अब मराठाओं और केशव दास के बीच में क्या हुआ? जल्दी से बताओ। और इस युद्ध में हार हुई किसकी? मराठाओं का अधिकार हो गया किस पर? भागना पड़ा केशव दास को कौन से लिया से? अब बिजोलिया की जो थी बताओ कौन? आम जनता। कौन थी? और प्लस यहां के थे कौन? किसान और आम जनता ने सोचा कि हमारे राव केशव दास जो है अभी विकट समय है इनका, इन विकट परिस्थितियों में हमें साथ देना चाहिए किसका? केशव दास का। तो बिल्कुल स्टूडेंट, केशव दास के विकट समय में आम जनता और किसानों ने मदद की किसकी? और केशव दास को कहा आपके इस दुख की घड़ी में हम तुम्हारे साथ हैं, तुम सेना संगठित करो, हम तुम्हारी सेना में भर्ती होंगे और लड़ेंगे किन से? तो बताओ, सेना संगठित की किसने? वापस अटैक किया किस पर? और पराजित किया किन को? और राव बन गए वापस कौन? अब एक बात बताओ, केशव दास के विकट समय में साथ किसने दिया? बोलो। और जब राव बने केशव दास वापस, तो केशव दास ने आम जनता और किसानों को हाथ जोड़े और कहा किसानों, तुमने विकट समय में मेरा क्या दिया है, तो मैं भी तुम्हारे विकट समय में और हर स्थिति में साथ खड़ा रहूंगा। तो अब देखो, यहां पर देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि भाई राव और किसानों के बीच में संबंध जो थे बड़े मधुर संबंध थे, अच्छे संबंध थे। सही है कि नहीं है? अब सुनो, मृत्यु हो गई कौन से दास की? उसके बाद राव बना, जल्दी से बताओ कौन? बोलो, कौन सा दास? अब गोविंद दास के समय देखते हैं कि राव और किसानों के बीच में संबंध कैसे थे। जैसे संबंध थे किसके समय? वैसे के वैसे संबंध रहे किसके समय? यानी इनके समय भी संबंध बहुत अच्छे थे।
अब गोविंद दास की भी 1800 कितना लिखे, क्या हो गई, ये भी भगवान को क्या हो गए। अब राव बना, बोलो कौन, कृष्ण दास। अब देखते हैं राव और किसानों के बीच में संबंध कैसे थे। कृष्णदास राव कब बना, पहले तो ये बताओ, गिनकर गांठ दे देना। ये टॉप लेवल के पेपर में सवाल पूछा गया कि कृष्णदास बिजोलिया के राव कब बने। ए ऑप्शंस में 1897, 90% छोरे ठोकर आए 1897। भाई मेरे 1897 में बिजोलिया किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ, राव नहीं बने। राव तो कब बने, और हम आंदोलन पढ़ते हैं 1800, और बात पूछी जा रही है कब की। इसलिए पढ़ो तो अच्छे से पूरा पढ़ो। अब सुनो और समझो। कृष्णदास राव बने 1894 में, और इन्होंने बिजोलिया के किसानों पर अमान्य करों में क्या की बताओ, वर्दी की। और वर्दी जब हद से भी ज्यादा हुई करों में, करों को हमारे राजस्थानी भाषा में कहा जाता था, बोलो, तो हद से भी ज्यादा जब लाग बाग में वर्दी हुई तो परेशान हुए, जल्दी से बताओ कौन। और किसानों ने विरोध किया, किसका, और प्रारंभ हुआ कृष्णदास के समय ही 1897 में बिजोलिया किसान। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। तो एक ही ये पॉइंट लिख ले ऐतिहासिक मत में, पहले हेडिंग डालो जल्दी से, इसी के नीचे नया हेडिंग, बिजोलिया के नीचे ऐतिहासिक मत। नहीं लिखना आ रहा है तो बोर्ड पर देख लो, ऐतिहासिक मत, ऐतिहासिक मत लिख लिया। अब इसमें लिखो बिजोलिया के राव केशवदास, बिजोलिया के राव केशवदास व गोविंदास, व गोविंदास बिजोलिया के राव केशवदास व गोविंदास के संबंध किसानों के साथ, किसानों के साथ अच्छे थे, किसानों के साथ अच्छे थे। अब लिखो गोविंदास की 1894 में मृत्यु हुई। गोविंदास की 1894 में क्या हुई, मृत्यु हुई। गोविंदास की 1894 में क्या हुई, मृत्यु हुई। तब बिजोलिया के राव कौन बने, कृष्णदास बने। बिजोलिया के राव कृष्णदास बने। लिख लिया, अरे लिख लिया ना, ओके। लिखो कृष्णदास ने, कृष्णदास ने करों में वृद्धि की, कृष्णदास ने करों में क्या की, वृद्धि की। इस कारण किसानों ने आंदोलन प्रारंभ किया, किसानों ने आंदोलन प्रारंभ किया। लिख लिया स्टूडेंट, अरे लिख लिया ना, ओके। अब बोर्ड पर देखो स्टूडेंट, अगला पॉइंट बताओ, मैंने क्या लिखा, समय काल। समय काल का मतलब आंदोलन कब से कब चला। तो समय काल में लिखेंगे हम
1897 से 1941 और आगे कोष्टक में लिखेंगे 44 वर्षों तक। ओके, उसके बाद लिखेंगे यह आंदोलन कितने चरणों में हुआ? 3 चरणों में हुआ। 3 चरण आप में से कोई बताएगा? प्रथम चरण कब से कब चला? 1897 से 1916 और 15 भी आ जाए तो घबराना नहीं है। दूसरा चरण 1916 से 1923 और तीसरा चरण 1923 से 1941। लिखो जल्दी से। चलो, लिख लिया स्टूडेंट? अरे लिख लिया ना? ओके, अब सुनो और समझो। ये तो मैं पॉइंट लिखा रहा हूं। अब आंदोलन के कुछ कारण भी थे। आंदोलन के कारण में मतलब समझे कौन से करों में वृद्धि हुई थी जिसकी वजह से बिजोलिया के किसानों ने आंदोलन किया। समझ में आया कि नहीं आया? तो सुनो और समझो। अगला पॉइंट बाद में लिख लेना, आंदोलन के कारण। अब आंदोलन के कारण में सुनो और समझो। नंबर फर्स्ट, अधिक भू राजस्व की वसूली। किसानों से भू राजस्व के नाम पर बहुत ही ज्यादा क्या हुआ करती थी? वसूली। दूसरा कारण था कौन सी प्रथा? बेगार प्रथा। तीसरा कारण था अमान्य लाटा कूता पद्धति। चौथा कारण था 84 प्रकार के लाग बाग की क्या? वसूली। अब तुम्हें 84 प्रकार याद करने की जरूरत नहीं है, इसमें याद करोगे चौरी कर जो लागू किया था 1903 में। किसने? कृष्ण दास ने। 1906 में लागू हुआ तलवार बंदाई कर। कब लागू हुआ? किसने लागू किया? पृथ्वी सिंह ने। ये टोटली तुम्हें कारण ध्यान में रखने हैं। समझ में आया कि नहीं आया? समझा देता हूं, अच्छे से बोर्ड पर देख लो।
स्टूडेंट नंबर फर्स्ट, अधिक भू राजस्व की वसूली। मतलब समझे, जैसे भूमि जो किसान, पहले किसानों के पास भूमि हुआ ही नहीं करती थी, ठाकुरों द्वारा एक स्थायी समय के लिए पट्टे दिए जाते थे किसानों को, और उस समय तय कर लिया जाता था कि भाई तू मुझे 20 साल के लिए मैं तुझे पट्टे दे रहा हूं, मुझे 20 साल के तू 2 लाख रुपए तो देगा ही देगा, इसके अलावा फसल पर टैक्स अलग लगेगा। तो देखो 20 साल के 2 लाख जो जाते थे वो क्या कहलाता था? समझ में आया कि नहीं आया? तो अधिक वसूला जाता था कौन सा राजस्व? अब सुनो, अगला कारण क्या रहा है? बेगार। अगर आप गांव के अंदर, ग्रामीण क्षेत्र के तो हो ही हो 80%, ग्रामीण क्षेत्र में तुम अगर किसान बुजुर्गों के पास बैठते हो, बूढ़े लोगों के पास बैठते हो, तो बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलती है। और अगर बुजुर्गों को छेड़ा तो वो और भी अच्छी बातें सिखाते हैं। इस बात को ध्यान रखना, बुजुर्गों को छेड़ दिया ना छोड़ो, वो भजन बहुत गजब सुनाते हैं। हाँ, तो सुनो और समझो। जैसे सपोज करो बुजुर्ग के पास हम बैठे हैं, और बुजुर्ग और हम जो बैठे हैं, हमारे सामने से एक आदमी जाता है, तो बुजुर्ग कहता है, पहले वो जो आदमी गया वो कौन है उसके बारे में पता करते हैं। वो आदमी क्या करता है, गांव के अंदर एक बहुत बड़ा पैसों वाला आदमी है, और उस पैसों वाले आदमी के घर पर पूरे दिन रहता है, और उस पैसे वाले आदमी के कहे अनुसार क्या करता है, काम करता है। पर बदले में वो पैसों वाला आदमी उसे फूटी कोड़ी भी नहीं देता है। तब वो जब हमारे सामने से निकलता है, तो हमारे पास जो बुजुर्ग बैठा रहता है ना, वो बुजुर्ग कहता है उस आदमी के बारे में कि ओ फलान जी की सिर्फ तो सिर्फ काई करे, बेगारी करे। काई करे? तो बताओ, बेगारी शब्द जो है हमारा राजस्थानी शब्द है कि नहीं है? अब इसको समझो, बेगार का मतलब क्या? यानी राजा महाराजाओं और ठाकुरों के समय किसानों से काम करवाया जाता था, पर बदले में उनको मेहनताना नहीं दिया जाता। उसे वो कहलाती थी बेगार प्रथा। क्या कहलाती थी? तो हद से भी ज्यादा किसानों से क्या करवाई जाती थी? बेगार। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ओके, नेक्स्ट सुनो। अमान्य लाटा कूता पद्धति। भाई ये तो सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र वालों को ही समझ में आएगी, शहर वालों को तो मुश्किल ही है। एक बार मैं टॉप लेवल के बैच में पढ़ा रहा था, तो बिल्कुल, अब टॉप लेवल का बैच तो आपको पता ही है, उसमें लिखना पड़ता है मेंस के एग्जाम में। तो वहां पर आया लाटा कूता पद्धति पर टिप्पणी कीजिए। तो बिल्कुल एक शहरी बाबू बैठा था, शहर का लड़का बैठा था, तो उसने कहा सर ये क्या होती लाटा कूता पद्धति? तो मैंने ऐसे ही मजाक में बोल दिया, लोटे से कुत्ते को दूध पिलाना। लाटा यानी लोटा, कुत्ता यानी कुत्ता, पद्धति। तो उसने कहा ओके, लिखने लगा। मैंने कहा ए भाई क्या कर रहा है? तो कहा सर लोटे से कुत्ते को दूध पिलाना, लोटा कूता पद्धति। मैंने कहा रुक जा लोटे। तो देखो ये दोनों शब्द जो है ना, ग्रामीण क्षेत्र में दो नहीं तो एक शब्द तो आज भी प्रयोग में लेते हैं। हम किसान के ही पुत्र हैं। याद कीजिए, खेतों में जब फसल पक जाती है तो पकने के बाद खेत के बीचों बीच साफ सफाई करके फसल को निकालने हेतु एक स्थान बनाते कि नहीं बनाते? उसको स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? लाटा। क्या कहते हैं? फिर बताओ, पूरे खेत की क्या काटी जाती है? फसल काटी जाती है, और फसल को सूखने के लिए थोड़े दिन छोड़ते हैं, और फिर फसलों के क्या बनाए जाते हैं? बोलो, गठरे। हाँ, राजस्थानी भाषा में बेटा पीछे कह रहे हैं पुड़े पुड़े। हाँ, क्या बनाए जाते हैं? हाँ, गठरे बनाकर फिर बनाया हुआ जो लाटा होता है उस लाटे के पास रखते कि नहीं रखते हैं? और फिर क्या बुलाते हैं? थ्रेसर। क्या बुलाते हैं? और थ्रेसर में से क्या निकालते हैं? थ्रेसर में से लाटा निकालते हो? अरे फसल जो इकट्ठा कर रखी है उसमें से अनाज निकालते हैं। क्या निकालते हैं?
और फिर अनाज को उसी लाटे में रखते हैं। अब एक बात सुनो, अगर खेत हमारा है तो बंटवारा होगा ही, और अगर हमने किसी की खेती मतलब जगह पर खेती की है तो बताओ फसल का बंटवारा होगा कि नहीं होगा। अब फसल का बंटवारा कैसे किया, फसल को काट कर खलियान में लेकर आए और फिर फसल का क्या किया, बंटवारा, वही कहलाती है लाटा पद्धति। कूता नहीं, सिर्फ लाटा पद्धति। कौन सी पद्धति? अब एक आगे शब्द लिखा हुआ है अमान्य। क्या लिखा हुआ है? अब सुनो, आप सभी किसान और मैं ठाकुर, मैंने आपको जमीन के क्या दिए, पट्टे। अब सपोज करो 1 साल के लिए ही दिए, पट्टे दिए। आप मेरे पास आए और कहा राव जी बात यह है कि आपके पास जमीन खूब है और जहाँ तक कि फूटी गोड़ी भी नहीं है, किराए के मकान में रह रहा हूँ, पहले बोल रहा हूँ, सही है, वास्तविकता बतानी है। बड़ी बड़ी फैकालोजी कर दे क्या मतलब, वरना साधा जीवन उच्च विचार, यहाँ पर सिर्फ इमेजिन करना है। तो स्टूडेंट, आपने कहा कि आपके पास जमीन है, आप जमीन हमें दीजिए, हम पूरी साल मेहनत करेंगे जिससे आपको भी कुछ मिल जाएगा और हमारा घर चल जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपको जमीन देता हूँ। तो जमीन मैंने आपको दी, तो वहीं पर आपने कहा तय कर लेते हैं कि भाई बंटवारा कैसे होगा। तो मैंने आपको कहा 3 आपके 2 मेरे, यानी 3:2 में। समझ में आया कि नहीं आया? अब पूरी साल आपने मेहनत की, फिर वही लाटे में फसल निकाली, अनाज निकाला, और आपने मुझे क्या किया, फोन का साहब आओ फसल बांट लेता है। मैंने कहा ठीक है, मेरा आदमी आ रहा है। अब मेरा आदमी आया तो बताओ कितने अनुपात में फसल बंटनी चाहिए? आपका कितना? 3, मेरा कितना? पर मेरा आदमी जब आया तब उसने कहा 1 तुम्हारा 4 हमारे। शोषण किसका हुआ? किसानों का। तो जो लाटा पद्धति थी अमान्य रूप से लागू हुई कि नहीं हुई? इस प्रकार बिजोलिया के किसानों को लूटा जाता था। तो अब लाटा पद्धति के लिए सिर्फ एक लाइन में हम क्या बोलेंगे, सुनो। लाटा पद्धति को बोलते हैं कि फसल काटकर, क्या काटकर? बंटवारा करना, वो कहलाती है लाटा पद्धति। अब दूसरा शब्द आ रहा है कूता। इसके ऑपोजिट खड़ी फसल का अनुमान लगाकर फसल बांटना क्या कहलाती है? कूता पद्धति। तो ये शब्द कितने हैं और परिभाषाएं भी कितनी है? तो फसल बांटने की पद्धतियां भी कितनी हो गई, और ये दोनों अमान्य रूप से लागू थी, तो किसान इससे भी बहुत ज्यादा परेशान थे। अब देखो आगे कितने प्रकार के कर लिखे हुए। अब एक बात बताओ, साल में कितने दिन होते हैं? 365। और कर कितने प्रकार के हैं? मतलब ये सोच लो कि आज से लगभग 125 साल पहले किसान, हर किसान 3 दिन बाद क्या चुकाता था? एक कर चुकाता था। ठाकुर का आदमी कर्मचारी घर के बाहर आ जाता था हर 3 दिन बाद और कहता था लाग लाओ। तो सोचो उस समय के किसानों का जीवन कितना दुखमय पूर्व था। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये पढ़ो तो सिर्फ किताब तक की नहीं पढ़ना है, यह हमारे 100 साल पहले का अतीत है। तो हमें ये जानना है कि 100 साल पहले किसान अपना जीवन यापन कैसे करते थे। समझ में आया कि नहीं आया? लिखो जल्दी से आंदोलन के कारण।
हाँ अभी बताएंगे कोमल, टेंशन मत लो। लिख लिया सभी ने? जल्दी से लिखो, लिखते रहो और एक बात सुनते रहो स्टूडेंट। जैसे मैंने आपको ये बातें लिखा दी और ये चीजें लिखा दी, अब आप मार्केट गए और आपने सोचा, कोमल आपके क्वेश्चंस का ही उत्तर दे रहा हूँ, सुन लेना अच्छे से। अब आप गए मार्केट और आपने कहा चलो एक बुक ले लेते हैं हिस्ट्री की। आपको जो भी बुक अच्छी लगी वो लेकर आ गए और घर पर आए और आपने कहा कि हाँ अभी सर किसान आंदोलन पढ़ा रहे हैं तो हम भी थोड़ा आंदोलन पढ़ लेते हैं। अब आपने निकाला उस किताब में कौन सा लिया? बिजोल लिया। आपने सभी चीजें पढ़ी, ठीक थी। प्रथम चरण देखा तो 1897 से 1915 या 16। दूसरा चरण देखा तो किताब में लिखा हुआ 1916 से 1927। कितना लिखा हुआ है? 27। अब आपने जो ही किताब में देखा दिमाग फिर गया, आपने फटाक से क्या निकाला? रजिस्टर। और रजिस्टर निकाल कर देखा तो सर ने लिखाया 23। आपने कहा पढ़ाना तो आता ही नहीं है, मुंह उठाकर आ जाता है। हमेशा हमें झांपते हैं, आज कल मैं झांपूंगा। अब सुनो, आपके पास वीटो पावर है, बिल्कुल सही है। अब तुम क्लास में आए वो किताब लेकर भी, पास में आपका मित्र जो बैठा उसको कहा आ जाने दे हिस्ट्री वाले को। हाँ, तो उसने कहा क्या हुआ? कहा एक काम कर, किताब निकालते, रजिस्टर निकाले हिस्ट्री का। अब पड़ोसी ने बेचारे ने रजिस्टर निकाला तो उसने कहा चरण निकाल, चरण। तो कहा किसके चरण? कह रहे भाई आंदोलन के चरण, तेरे चरण नहीं। तो बिल्कुल उसने आंदोलन के चरण निकाले। क्या बता, प्रथम का समय काल क्या बताया? तो उसने कहा 1897 से 1915 या 16। क्या हाँ ये सही है? का दूसरा बता, सर ने क्या लिखाया कि 1916 से 1923। तब कहा इधर आ। अब उसने अपना ग्रंथ निकाला और कहा देख कितना लिखा हुआ है। तो उसने कहा यार 1916 से 1927। तो कहा अब बता पढ़ाना आ रहा है क्या? तो वो भी पड़ोसी भी कहेगा यार वास्तव में नहीं आता, गलत पढ़ा रहे हैं। अब सुन लो, ना टीचर गलत है ना किताब गलत है, गलत हो तुम। समझ में आया? अब सुनो और समझो। पर ये डाउट क्लियर कौन करेगा? टीचर। अब टीचर डाउट क्लियर करेगा तभी स्टूडेंट समझेगा, वरना स्टूडेंट ने कुछ और पढ़ा और टीचर ने कुछ और लिखाया तो स्टूडेंट टीचर की खालड़ी में लूण भर देगा। बिल्कुल फैक्ट है। तो सुनो और समझो, ये लफड़ा क्या है? ये लफड़ा क्या है कि 1916 से 1927 और 1916 से 1923। मैं आपसे एक ही बात पूछता हूं, इतिहास सिर्फ तो सिर्फ एक व्यक्ति लिखता तो हम कितनी बात याद करते? कितनी? इतिहास खूब सारे इतिहासकारों ने लिखा है। तो अब बताओ, एक को मान्यता मिलेगी या सभी को? सभी को। अब एक बात बताओ, आंदोलन कितने वर्षों तक चला? आंदोलन रेगुलर 44 वर्षों तक चला, कोई भी चरण फरण नहीं थे। फिर जब इतिहासकारों ने इतिहास लिखा तो इन इतिहासकारों ने कहा आंदोलन 44 वर्षों तक चला है। इसको आसानी से समझने के लिए कितने भागों में बांट देता है? बोलो।
तो अब कुछ इतिहासकारों ने दूसरा चरण 1916 से 1923 लिखा, तो कुछ ने 1916 से 1927 लिखा। अब बताओ दोनों सही हुए कि नहीं हुए? अरे हुए ना। तो इस बात को ध्यान रखें, कभी भी कोई भी टीचर 1916 से 1927 भी बताए ना, तो उसमें कोई आंदोलन बदलेगा नहीं, चीजें तो वही आएगी। आपको यही सोचना कि हाँ ये टीचर किसी और के विद्वान के अनुसार पढ़ा रहे और ये टीचर किसी और के विद्वान के अनुसार पढ़ा रहे, वरना आंदोलन बदलेगा। अब कुछ कहेंगे दोनों ओसपन में आ गए और पूछ लिया दूसरा चरण कब से कब हुआ, तो टेंशन मत लो। जब उत्तर के पहलू ऑप्शंस में कितने होते हैं, तो वो क्वेश्चन हमेशा होता है डिलीट। समझ में आया कि नहीं आया? मस्त रहे, इस बात को ध्यान रखें। ओके, पिछला वाला पढ़ेंगे कल।